गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, सबस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमारे पास, हमको पता है कि एनिमल में हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्रोटिस्टा, ठीक है, आपका सिलेंट्रेट्स, निडेरिया, ये सब आते हैं। ये किस में आएंगे? लोअर ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोअर ऑर्गेनिज्म की ही बात कर लेते हैं। कहता है हमारे पास जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी कांटेक्ट होता है, बॉडी कांटेक्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, बॉडी कांटेक्ट लोअर ऑर्गेनिज्म का होता है। बॉडी कांटेक्ट ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म विद सराउंडिंग मीडियम। जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग मीडियम से उनका बॉडी कांटेक्ट होता है। सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है वाटर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लोअर ऑर्गेनिज्म मोस्टली आपके एक्वेटिक होते हैं और पानी में पाए जाते हैं, और इनका जो बॉडी कांटेक्ट होता है, बॉडी सेल होता है, उस बॉडी सेल का कांटेक्ट होता है। ये बॉडी कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो बॉडी कांटेक्ट में क्या आता है? बॉडी कांटेक्ट में आता है सेल। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि बॉडी कांटेक्ट में जो सेल होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस। जो भी हमारे पास सबस्टेंस होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म के पास जो सबस्टेंस होते हैं, उन सबस्टेंस का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। कहाँ से कहाँ पे? वाटर से होगा। कहाँ पर? बॉडी सेल में। बॉडी सेल से वाटर में, वाटर सेल से बॉडी में। बाहर जो हमारा वाटर है, उस वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वो ऑक्सीजन आपका वाटर से बॉडी सेल में आएगा, बॉडी सेल में यूज होगा, CO2 बनेगा, और फिर वो CO2 बॉडी सेल से वाटर में चला जाएगा। ये था लोअर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसी में हमसे कहता है कि जो दूसरा आपका आता है, वो दूसरा आपका आएगा हायर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसी को बोलोगे क्या? हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? तो कहता है कि फर्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो था आपका एनेलिडा। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट हैव, जिसके पास पाया गया, दैट हैव ब्लड, या ब्लड ना लिखो, दैट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, या वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट हैव वेल डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप, वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा एक पहला ऑर्गेनिज्म है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा हमारे पास पहला ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। ये इतना नोट कर डालिए। वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इसका दूसरा नाम है। ब्लड
वैस्कुलर सिस्टम, ये भी नोट कर सकते हो आप, इतना नोट कर डालिए। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एनिलिडा पहला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसकी बॉडी में आपका डेवलप हुआ क्या, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो अब हम इसी में बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट की, कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो कहता है हमारे पास जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला आपका आएगा ब्लड, फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, ब्लड होता है। सेकंड जो आपका होगा वो होगा आपका ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद थर्ड आपका आएगा हार्ट। ये तीन चीजें हमको यहां पर पढ़नी है, ब्लड पढ़ना है, ब्लड कैपिलरीज पढ़ना है, ठीक है। और या आपको ब्लड कैपिलरीज या इसी को लिख सकते हो, कैपिलरीज ना लिखो आप, ब्लड वेसल्स लिख लो, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ठीक है। और तीसरा आपने क्या लिखा, हार्ट। सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, सबसे पहले हम बात कर लें अपने ब्लड की, किसकी बात कर लें, ब्लड की। तो कहता है ह्यूमन की बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है वो रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या है, ब्लड क्या है, ये आपका रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्यों बोला, रेड कलर लाल होता है इस वजह से रेड लिखा, वेस्कुलर क्यों लिखा, क्योंकि ये वेसल्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों लिखा, क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इनका काम होता है बॉडी के एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो लगभग 6 to 8 लीटर होता है। कितना होता है, 6 to 8 लीटर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। लगभग हमारे बॉडी का लगभग 6 to 7% पार्ट जो होता है, सॉरी, हमारे बॉडी का 6 to 7% जो पार्ट होता है, 8% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। दूसरा हमसे कहता है कि ब्लड जो होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इसको स्लाइटली एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइटली क्या बोला जाएगा, एल्कलाइन बोला जाएगा। ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या नेचर का होता है, ब्लड आपका, ठीक है। अब हम ब्लड के पार्ट की बात करिए तो हमने उसके फीचर की बात की कि ब्लड कैसा होता है, कितना होता है, क्या उसका पीएच होता है, नेचर कैसा होता है। अब हम इसी में बात करेंगे किसकी, ब्लड की। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक पार्ट का, एक एक सेल का, ये आपके बॉडी से रिलेटेड है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ब्लड। कहता है हम ब्लड को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ब्लड को क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका ब्लड प्लाज्मा, क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट है आपका फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट। ये 2 कंपोनेंट हैं जिसमें से कहता है कि ब्लड प्लाज्मा लगभग 55% पार्ट फॉर्म करता है और फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो 45% पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। ये ब्लड के कंपोनेंट हैं। ब्लड प्लाज्मा में
आपका 90 से 92%, 90 से 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। फिर कहता है 7 to 8%, 7 से 8% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन ब्लड में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। हमसे कहता है हमारे पास 3 प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर। पहला है फाइब्रिनोजन। पहला क्या है, फाइब्रिनोजन। काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा आपका है एल्बुमिन्स, और तीसरा आपका है ग्लोब्यूलिन्स। ये हमारे पास ब्लड के क्या हैं, 3 प्रोटीन हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये ब्लड के 3 प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये ब्लड के 3 प्रोटीन जो होते हैं ये आपके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और उसमें भी आपका जो ये एल्बुमिन्स है, ये बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करेगा, और ये डिफेंस में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। ब्लड क्लॉटिंग, जब आपको चोट लगती है तो खून बहता है, ब्लड निकलता है। थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप क्या हो जाता है, जम जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो उसमें मदद कौन करता है, फाइब्रिनोजन। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा है एल्बुमिन्स, ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर जो आयंस होते हैं उनको बैलेंस करने का काम किसका होता है, एल्बुमिन्स का। और ग्लोबुलिन्स, बाहर से आपकी बॉडी में जो कुछ भी एंटीजन वगैरह आते हैं, फॉरेन एजेंट आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है कौन, ग्लोबुलिन्स। ठीक है। इसके अलावा आयंस, मिनरल्स, ठीक है, आयंस, मिनरल्स और भी जो सबस्टेंस होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट की। फॉर्म एलिमेंट में 3 कंपोनेंट हमारे पास आएगा। पहला आता है इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। कॉर्पसेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इराइथ्रोसाइट के पास न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, और जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है हम उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये क्या है, WBC। इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। इसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो हम कॉर्पसेल्स टर्म यूज करते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है तो इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, याद रखिएगा। और तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, या इसी को बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। इतना नोट करिए, ये कंपोनेंट हैं। फिर हम इन्हीं का एक एक पार्ट पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसी में सबसे पहले अपने फर्स्ट फॉर्म एलिमेंट की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एराइथ्रोसाइट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, एराइथ्रोसाइट्स, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला आरबीसी। सबसे पहली चीज हमसे आरबीसी में ये पूछी जाती है कि एराइथ्रोसाइट जो होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो कहता है इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है, रेड बोन
मैरो। कौन करेगा? रेड बोन मैरो। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दे हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है, हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होगा, बट disappear at the time of maturation। जब हमारा आरबीसी मैच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस अपने आप क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। फॉर्मेशन के समय उसके पास न्यूक्लियस होगा, लेकिन मैच्योरेशन के समय क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमसे कहा गया जाता है कि जो आरबीसी होता है सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव, सर्कुलर और बाइकॉनकेव होता है। क्या होता है हमारा आरबीसी? ठीक है, नंबर की अगर बात करें आरबीसी के तो कहता है 5 to 5.5 मिलियन, ये सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। 5 to 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ये याद रखिएगा। ये क्या है? इसका नंबर। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें लाइफ स्पॉन की तो कहता है आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है वो 120 डेज होता है। किसमें? एडल्ट में। अच्छा, 80 डेज होता है किसमें? 80 डेज किसमें होगा? फिटस में। जो फिटस होते हैं उनमें 80 डेज होता है। 100 डेज किसमें होता है? तो कहता है 100 डेज होता है किसमें? फ्रॉग में। ये याद रखिएगा, ये 3 का पूछा गया है, मेडिकल तक में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे आरबीसी के ही फंक्शन की कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो कहता है आरबीसी का जो मेन काम होता है ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, हमारे पास कैमल एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पास न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है। कैमल हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके पास न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। अच्छा, फंक्शन पूछा जाए अगर आरबीसी का, तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन का लगभग 97% पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 का लगभग 23% पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी याद रखिएगा। अगर और इसी में बात करें तो कहता है आरबीसी हैव रेड कलर। कैसा? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर लगभग 2 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए मेल के अंदर, तो कहता है मेल के अंदर लगभग 14 से लेकर के 16 ग्राम तक आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में मेल के अंदर क्या होगा? 14 से 16 ग्राम। और अगर आपसे फीमेल में पूछ लिया जाए कि फीमेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है तो बोलोगे 12 से 14 ग्राम। मतलब मेल से कम होता है क्या हीमोग्लोबिन? कितने में? 100 ml में। ये याद रखिएगा। ये आपका पूरा था क्या? आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो टर्म हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एराइथ्रोपोएसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या है, तो बोलोगे एराइथ्रोपोएसिस
एराइथोपोएसिस इज ए टर्म दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एराइथोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज और इसी में याद रखिएगा कि आरबीसी की जब डेथ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ आरबीसी दे आर स्टोर आफ्टर डेथ के बाद दे आर स्टोर आफ्टर डेथ इन स्प्लीन। कहाँ पर? स्प्लीन में ये स्टोर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्प्लीन में ये स्टोर होते हैं। और इसी वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन को बुलाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इसको आरबीसी का क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड, मतलब कब्रगाह। कब्रगाह किसको बोलते हैं? जब आदमी की डेथ होती है तो जिसमें ले जाकर के उसको दफनाया जाता है वही क्या है? ग्रेव यार्ड है। तो आरबीसी यहाँ आकर के क्या होता है? दफन होता है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आरबीसी। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका परसों आएगा उस वीडियो में आप क्या पढ़ोगे? WBC एंड प्लेटलेट्स। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।